एमओयू होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ये एमओयू किया जाएगा। प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी और संसाधनों की उपलब्धता पर फंडिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ये एमओयू होगा। सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राज्य सरकार और बैंकों से एमओयू किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ का एमओयू कल साइन होगा। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। सीएम कल निवेश एमओयू की समीक्षा करेंगे। एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर बैठक होगी। बैठक में कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग पर चर्चा होगी। वाणिज्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 124 एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। और जालोर से बड़ी खबर, सायला सड़क हादसे में बड़ा अपडेट। जाम को लेकर पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, आक्रोशित लोगों से समझाइश की, हाईवे से पत्थर और लकड़ियों को हटाया, अवैध बजरी खनन पर लगाम लगाने का आश्वासन दिया गया है। तो इस समय तहसीलदार भी मौजूद हैं, एसपी भी मौजूद हैं और जो पत्थर रोककर जो सड़क जाम की गई थी उसे वहां से हटाया गया है। जाम को लेकर खुद पुलिस अधीक्षक वहां पर मौजूद हैं, लोगों के साथ समझाइश कर रहे हैं। जाम को लेकर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हैं और आश्वासन दिया है वहां मौजूद लोगों को कि जो अवैध बजरी का खनन किया जा रहा है उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हाईवे पर पत्थर और लकड़ियां रखकर उसे जाम कर दिया गया था। फिलहाल समझाइश के बाद उन्हें हटाया जा रहा है। मैंने काफी समय तक परमिशन क्यों दी उन्होंने? नहीं, जबरदस्ती से बढ़ते हैं। कौन है जबरदस्ती? मुकदमा दर्ज। मालिक भी गिरफ्तार होगा और जो चला रहा वो भी गिरफ्तार होगा। गरीब परिवार तो नंबर दो सबसे बड़ी बात ये है, देखो जो घटना हुई बहुत दर्दनाक है, बहुत ही खतरनाक है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहा होने के बाद फिर ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेजे जाने के बाद अब इन सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो महज 48 घंटे के भीतर 20 सब इंस्पेक्टर्स को विभागीय कार्रवाई कर सस्पेंड कर दिया गया है। एसआई पेपर लीक में आया नया मोड़। शनिवार को 11, रविवार को 9 ट्रेनी एसआई सस्पेंड। भारी पड़ी अंधेर गर्दी, छिन गई 20 की वर्दी। तो हमें एक राय है, कोई विरोध नहीं, आपस में मिलकर निर्णय होगा। लेकिन आप परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे लंबे समय। वो तो शुरू से करता रहा। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर चुप्पी साध दी। रविवार को किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए एसआई भर्ती को रद्द करने के सवाल पर उन्होंने चिर परिचित अंदाज में अपने मुंह पर उंगली रख ली। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? मुंह पर उंगली रखकर किरोड़ी क्या कहना चाहते हैं ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन सच यही है कि एसआई भर्ती 2021 में पिछले साल मार्च में नकल का मामला उजागर होने के बाद यही सरकार का एक्शन जारी है। हालांकि 50 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में रहने के बाद भी सस्पेंशन नहीं होने पर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन सरकार ने रविवार को 9 और ट्रेनी एसआई सस्पेंड कर दिए। इससे पहले शनिवार को 11 ट्रेनी एसआई सस्पेंड किए जा चुके थे, यानी अब तक कुल 20 ट्रेनी एसआई निलंबित हो चुके हैं। एसओजी ने अब तक इस मामले में 45 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा 6 ऐसे आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए सभी जिला और रेंज को मई में ही निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार और पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनिंग ले रहे एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के
पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ये मामला राजस्थान पुलिस की छवि पर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि आगे की जांच में क्या खुलासे होते हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। नौजवानों का करियर संवारने वाला उत्कर्ष इस बार भारी मुश्किलों से घिरता नजर आ रहा है। फिजिक्स वाला के साथ की गई डील में करोड़ों का घोटाला भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा उस पर टैक्स चोरी का भी शक है। यह हम नहीं बल्कि दबिश देने गई आयकर की टीम से जुड़े सूत्र कह रहे हैं। उन्नीस में से 17 ठिकानों पर खत्म हुई छापेमारी। जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर में समाप्त हुई कार्रवाई। 4 साल में 130 करोड़ का नहीं मिला हिसाब किताब। आईटी टीम लगा रही काली कमाई का हिसाब। काली कमाई का उत्कर्ष। धारदार तैयारी से शानदार रिजल्ट देने का दावा करने वाला उत्कर्ष अपनी साख के सवाल से जूझ रहा है। बेशक कोचिंग के 19 में से 17 ठिकानों पर छापेमारी खत्म हो गई, लेकिन कई सवालों को अब भी उत्कर्ष के जवाब का इंतजार है। सरकार को 4 साल में 130 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। कोचिंग के सरदारपुरा स्थित मुख्यालय और कर्ता धर्ता निर्मल गहलोत के आवास पर शनिवार देर रात तक सर्च चला। ऐसे में आजकल में आयकर छापेमारी कार्रवाई की समाप्ति मानी जा रही है। आयकर छापेमारी में अब तक 10 लाख की नकदी मिली है। करीब 2 किलो सोने चांदी की ज्वेलरी, प्रॉपर्टी निवेश के दस्तावेज मिले हैं। फर्स्ट क्लासेस पर पिछले 3 दिन से चल रही आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई आज पूरी हो गई है और इसमें अभी तक 10 लाख रुपए कैश और 2 किलो गोल्ड ज्वेलरी जो है सीज की गई है। इसके अलावा 130 करोड़ रुपए के प्राप्तियों की जो है जानकारी मिली है, जो गोपनीय लेखा जोखा उसका रखा गया है। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील पर सर्च। डील की वैल्यूएशन को लेकर जारी है इन्वेस्टिगेशन। सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के मालिक ने संस्थान के संचालन को लेकर फिजिक्स वाला के साथ डील की। 50% से ज्यादा शेयर फिजिक्स वाला को दे दिए गए। शर्तों के मुताबिक कुछ महीनों बाद इस कोचिंग संस्थान पर पूरा नियंत्रण फिजिक्स वाला का ही होने वाला है। उत्कर्ष और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील में करोड़ों रुपए के अघोषित लेन देन किए जाने की शिकायतें आयकर विभाग को मिली थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। 240 करोड़ रुपए की एक डील है जो फिजिक्स वाला ग्रुप के साथ इन्होंने की थी और 51% स्टेक जो है उत्कर्ष क्लासेस ने वो फिजिक्स वाला को बेचा था। और इस डील की पूरी जानकारी जो है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन विंग जुटा रही है और इसके और भी ज़्यादा बड़े होने की आशंका है। इन्वेस्टिगेशन विंग और सूत्रों के मुताबिक ये जो है जानकारी जो है उनसे जो मिली है उसके मुताबिक करीब ये 500 करोड़ तक इसके जाने की आशंका है। इसके अलावा छात्रों को दी गई छूट भी सवालों के घेरे में है। हर साल छात्रों को दिया गया 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट भी रडार पर। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी। सूत्रों के अनुसार फिजिक्स वाला उत्कर्ष डील के बाद इसके मालिक आईपीओ लाने की भी तैयारी में जुटे थे। ऐसे में गुरुवार को हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर भी उन तैयारियों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पिछले कुछ महीने में प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे भी किए गए थे, जिनकी जानकारी आयकर की टीम को मिल चुकी है। हर साल 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट छात्रों को दिया गया, इस तरह की बात भी जो है इन्होंने अपने बुक्स में दर्शाई है। तो पिछले 4 सालों में करीब 80 करोड़ रुपए का जो है यहाँ घालमेल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग को मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बच्चों को जो है सरकारी सेवाओं के लिए, लोक सेवाओं के लिए तैयार करते हैं, उनकी कोचिंग कराते हैं, लेकिन जो है देशभक्ति या यूँ कहिए देश की सेवा करना या लोक सेवक बनना जो है वो यहाँ सिखाया जाता है, लेकिन नैतिक शिक्षा से इनका शायद कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके भी जो है वो भी कई तरह के टैक्सेस बचा रहे हैं और कई तरह के जो है
राजस्व को जो है हानि पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है। रेडोन सोनोग्राफी सेंटर द्वारा गलत रिपोर्ट का मामला। महिला की शिकायत पर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की। सीएमएचओ ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 7 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बीसीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार ने ताला लगाकर लैब को सील किया था। तो महिला की शिकायत पर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की है। 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। रेडोन सोनोग्राफी का मामला। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों को बंद करने की सोच अपने आप में समझ से परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर इंग्लिश स्कूलों का बोर्ड लटका दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। नहीं कर पाएंगे, वो स्कूलें बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर। सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे राज शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे। मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनके ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूलों में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और विवेक तनखा की ओर से कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के जन्मदिन पर किए गए ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने सोशल साइट एक्स पर दीपेंद्र हुड्डा और विवेक तनखा के ट्वीट को कोट करते हुए कांग्रेस पर तंज किया। लिखा, मेरे सूत्र बता रहे कांग्रेस में G23 का उदय दोबारा हो रहा है। कांग्रेस में इस बार बड़ा खेल होगा। तो बीजेपी नेता राधिका खेड़ा का यह ट्वीट है। दो नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विवेक तनखा, इन्होंने शुभकामनाएं दी और इनके ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेते हुए कोट करते हुए बताया गया कि G23 का उदय कांग्रेस में फिर से हो रहा है और कांग्रेस में इस बार फिर से बड़ा खेल होगा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां सालाना उर्स पूरे परवान पर है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भेजी गई मखमली चादर और अकीदत के फूलों को मज़ार शरीफ पर पेश किया गया।
दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान ने ये चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री का संदेश पढ़ा और चादर पेश की। इस दौरान देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। उर्स के मौके पर दरगाह परिसर में रौनक देखते ही बन रही है। लाखों श्रद्धालु यहां दुआ मांगने ख्वाजा के दर पर हाजिरी देने पहुंच रहे हैं। आज ख्वाजा साहब के 8वें उर्स के मुबारक मौके पर देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की जिस तरीके से हर वर्ष उर्सों में यह चादर मेरे मार्फत भेजते हैं, तो उन्होंने भी 2 दिन पहले मुझे अपने निवास दिल्ली में बुलाकर चादर दी थी, मुझे सौंपी थी, और आज मैं जयपुर से यह चादर लेकर आया हूँ। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था 7 जनवरी की सुबह अजमेर पहुंचेगा। इस साल पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों की संख्या में पिछले साल की तुलना में काफी कम रहेगी। गिनती करीब 105 पाकिस्तानी जायरीन उर्स में शामिल होने के लिए अजमेर आ रहे हैं। जायरीन दिल्ली से विशेष ट्रेन में सवार होकर अजमेर पहुंचेंगे। वो 6-7 जनवरी की दरमियानी रात तक अजमेर स्टेशन पहुंचेंगे। 10 जनवरी को यह जत्था अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना होगा और फिर वापस अपने वतन लौट जाएगा। उसके दौरान भारतीय और पाकिस्तानी जायरीनों के बीच भाईचारे और सूफी परंपरा की गहरी झलक देखने को मिलती है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह ने कहा कि पाक जायरीन आने का कार्यक्रम तय हो गया है। करीब 100 जायरीन आने की जानकारी मिली है, जिसे लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आया है उसके मुताबिक 6 तारीख को दिन में आएंगे और 10 को 3:30 बजे के आसपास इनकी ट्रेन से वापस रवानगी। लगभग कितने जायरीनों का कुछ 100 के आसपास ये लोग होंगे। किस तरह की व्यवस्था इनके लिए की गई है? इनको हमेशा जहाँ ठहराया जाता है सेंट्रल गर्ल्स स्कूल, वहाँ व्यापक व्यवस्था है। नगर निगम, NIC, जिला प्रशासन, CID जो अजमेर के द्वारा की गई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के अवसर पर दरगाह में कव्वालियों और सूफियाना कलामों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरगाह में धार्मिक रस्मों को निभाया गया, जहां दरगाह दीवान की ओर से गुस्ल की रस्म अदा की गई। वहीं महफिल खाने में आयोजित खास कव्वाली कार्यक्रम में ख्वाजा गरीब नवाज की शान में अमीर खुसरो के कलाम और लोकप्रिय सूफियाना गीत पेश किए जा रहे हैं। ख्वाजा के दीवाने और मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसे मशहूर कलाम महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं। हर साल रजब महीने के पहले चांद के साथ शुरू होने वाला यह सिलसिला 6 दिनों तक चलता है। इस दौरान दरगाह दीवान की सदारत में महफिल खाने में विशेष कव्वाली कार्यक्रम आयोजित की जाती है, जिसे सुनने के लिए देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। अजमेर शहर के आबादी विस्तार के करीब 25 साल बाद आज शहर को नए थाने की सौगात मिली। पुष्कर रोड स्थित पुरानी विश्राम स्थली में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नए थाने का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नए थाने से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में जमीनी विवाद बहुत ज्यादा है और भू माफिया भी लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के रूप में कानून का इकबाल बुलंद हो। आज राजस्थान में जो थाने नए घोषित हुए, उसमें यह पहला थाना है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के SP और पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और यह थाना वर्षों बाद, कम से कम 2 दशक तो से ज्यादा समय के बाद अजमेर को मिला है। निश्चित से ये एरिया निरंतर बढ़ता जा रहा है। शहर के लोग खाली करके अधिक यहाँ की बसावट बस रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। इस थाने का एरिया सबसे ज्यादा था। जो यह कुछ क्षेत्र संवेदनशील भी है, बढ़ रहा है। जितनी जनता बढ़ती है, कई बार अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो अपराधों पे नियंत्रण हो, अपराधियों में डर हो और आम जन में विश्वास हो, इसकी दृष्टि से इस थाने का निर्माण किया है। और ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां चित्रकूट धाम में 4 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन फूलों को तितली, मोर और राम मंदिर समेत 14 आर्ट में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा।
सोसाइटी सचिव प्रियंका सोमानी ने कहा कि प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरियां, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण साइकिल रैली होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार होगा। मुंबई के एक एनजीओ के सहयोग से वेस्ट प्लास्टिक से उत्पाद बनाने के बारे में बताया जाएगा। पिछले साल के पुष्प प्रदर्शनी की अपार सफलता को देखते हुए हम लोग इस बार वापस पुष्प प्रदर्शनी 2025 लेके आए हैं। इस बार हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी है, जैसे राम जी के धनुष है, घड़ी है, तितली है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ देखने मिलेगी। जैसे सांप सीढ़ी भी आपको पूरी लाइव फूलों से बनी हुई देखने मिलेगी। कोरोना महामारी को भला कौन भूल सकता है, जिसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था। अब चीन में एक और वायरस की दस्तक का दावा किया जा रहा है और यह भी दावा है कि चीन के अस्पतालों में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए, लेकिन अब भी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानीमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती, बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।